Nitin Sangwan, an IRS officer, got the 28th rank in the Civil Services Exam 2015. He's a multi-talented personality and a man of few words. He has a good experience of the ground realities and believes in working at the grassroots level to make changes long term. He comes from a middle-class family of Haryana and is very close to his family. His message to the candidates is to keep trying till the end and to not give up. In conversation with JagranJosh.com, he gave us pointers on clearing the IAS examination. How do you feel after getting success in the IAS exam 2015? आई एम फीलिंग वेरी गुड. दिस इज़ व्हाट आई एम्ड फॉर. जो जीवन का लक्ष्य था, लगता है कि एक बार मिल गया है मेरे को. लेकिन साथ साथ जो ये जो जॉब है आईएएस की है, चाहे आईपीएस की है, जो भी है, इनमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं. तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास भी मेरे को अभी से हो रहा है. तो खुशी भी हो रही है और साथ साथ जो उत्तरदायित्व आगे ज़िंदगी में आने वाले हैं उनका भी आभास हो रहा है. Whom would you like to thank for your success in the IAS exam and why? I would like to thank many people, including my parents, my wife, and of course my teachers, because without their support and their help, without education they have imparted in me, तो आज ये संभव नहीं हो पाता. तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हर क्षण शुरू से लेकर अंत तक मेरा साथ दिया और मेरा हौसला अफजाई की. Please tell us about your family and educational background. मेरी फैमिली में मेरे फादर बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और मेरी मदर हाउस वाइफ हैं. वो चरखी दादरी में ही रहते हैं, हरियाणा में, जहाँ पे मैं रहता हूँ. और मेरी वाइफ एक डेंटिस्ट हैं और मेरी एक 3 साल की छोटी बेटी है. तो ये मेरी फैमिली में है. और मेरी एजुकेशन के रिगार्डिंग में मैंने इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद मैंने एमबीए भी किया है आईआईटी मद्रास से. तो ये मेरी एजुकेशन के बारे में. When did you choose to become a civil servant and why? सिविल सेवा की परीक्षा लिखने का निर्णय मैंने ज़िंदगी में बहुत थोड़ा सा लेट लिया. अराउंड 27 साल की उम्र हो गई थी उस टाइम पे मेरी, और मैं इन्फोसिस में कार्यरत था उस टाइम पे. लेकिन वहाँ का जो वर्क कल्चर था और जो वर्क क्वालिटी थी वो शायद कहीं मेरे मन में नहीं उतरी. हालांकि मेरे परिवार वाले मेरे को बोलते थे कि आप आईएएस की परीक्षा लिखो, लेकिन मेरे को काफ़ी मुश्किल लगता था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे आसपास के माहौल में, मेरे रिश्तेदारी में, जानकारी में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि आईएएस की परीक्षा जिसने पास की हो. तो जब आपके पास कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं होता तब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप परीक्षा लिखने का साहस कर पाओ. लेकिन इन्फोसिस में आने के बाद जब मैंने एक दिन आईएएस का प्रीलिम का पेपर देखा उस साल का, तब मेरे को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी वो क्षमता रखता हूँ. और उस दिन से मैंने तैयारी शुरू की. और 2011 में आज के दिन भी मेरे को याद है कि मई का महीना था, वो गर्मी का दिन था, और तब जब मैंने डिसीजन लिया था. Please tell us about your previous selection in civil services. इस सिलेक्शन से पहले मेरा 2013 में भी 320वां रैंक आया था, 13 का जो एग्ज़ाम था, और 14 में भी 359 रैंक आया था. तो पहले वाले में मैंने दानिक से ज्वाइन किया था, दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज. और अब की बार मैंने आईआरएस कस्टम एक्साइज ज्वाइन किया है, जिसमें अभी भी मैं एज ए प्रोबेशनर हूँ. तो ये मेरे पहले 2 सिलेक्शन हैं. पहले प्रयास में मैं असफल रहा था, मेंस तक पहुँचा लेकिन उससे आगे नहीं जा पाया. लेकिन पिछले तीनों अटैम्प्ट मेरे इंटरव्यू तक गया मैं और सफलता पाई मैंने. What motivated you to reappear in the civil services exam? एक्चुअली सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो भी बैठता है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि उसको आईएएस ही बनना है. आईएएस या आईएफएस या इवन आईपीएस, आईआरएस, जो भी उसको बनना होता है. तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एस्पिरेंट होता है, वो जब तक उसको वो नहीं मिल पाता और जब तक उसके चांस रहते हैं तो वो कोशिश करता ही होगा. ये मैं भी नहीं, हर एक कोई ये करता है. तो मैंने भी वही किया जो सब करते हैं. What will be your priorities after becoming an IAS officer? आईएएस बनने के बाद मेरी प्रायोरिटी वही रहेंगी जो मैं अपने आसपास के माहौल में देखता हूँ कि जो माहौल में कमियाँ हैं उनको सुधारा जाए. तो मैं एक छोटे शहर से आया हूँ जहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का अभाव है. आप चाहे वो एजुकेशन की बात करो, चाहे वो हेल्थ की बात करो, तो ये मैं सुधारना चाहूँगा. और बेसिकली अगर आपको अच्छे नागरिक बनाने हैं तो आपको उनकी अच्छी नींव रखनी होगी, और उसकी शुरुआत होती है एक अच्छी शिक्षा से. तो मेरा सबसे पहला फोकस एरिया शिक्षा रहेगा. सेकेंडली, हमारे देश में कहीं ना कहीं लिंग अनुपात का जो इशू है वो ना केवल हरियाणा बल्कि हर एक राज्य को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करता है. तो शिक्षा में भी मेरी गुंजाइश ये रहेगी कि अगर मैं महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा को अगर आगे बढ़ा पाऊँ किसी भी तरह से,
तो वो मेरे लिए खुशी की बात होगी और मैं उस तरफ अपने प्रयास करना चाहूँगा। Please tell us about your hobbies and interests. मेरी हॉबी टाइम टू टाइम चेंज होती रही। कभी मेरा कॉइन कलेक्शन, सिक्के इकट्ठे करना हॉबी थी। उसके बाद मैंने ड्राइंग पेंटिंग भी मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ और कार्टूनिंग भी करता हूँ। मेरा खुद का एक ब्लॉग भी है कार्टूनिंग के ऊपर। और उसके अलावा जो अभी जो आजकल मैं कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट पेड़ लगाने में और पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने अब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे को जब भी मौका लगता है तो मैं कहीं ना कहीं कोई पेड़ लगा पाता हूँ, तो मेरे को खुशी होती है इस बात से। How much time should one give for the preparation of IAS exam? When did you start the preparations for IAS exam? जब मैंने आईएएस की परीक्षा देने का मन में ठाना और इसकी तैयारी शुरू की, तो उस टाइम पे मैं ये सुनता था कि इस परीक्षा के लिए आपको 15-16 घंटे देने होते हैं, इसके बिना आपको इस परीक्षा में पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूँगा कि ये एक मिथक है। 16 घंटे मेरे को नहीं लगता कि कोई आम इंसान पढ़ पाता है लगातार। मे बी वो उत्साह में एक हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना पढ़ पाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तैयारी सिर्फ पढ़ने की नहीं है, ये अपने आपको एक बैलेंस तैयारी का एक जो मानसिकता उसको बना के रखने की, चलने की होती है। पढ़ने के साथ साथ आपका स्वास्थ्य, आपकी एकाग्रता, आपका जो मनोबल है, वो सभी एक साथ चलने चाहिए। अगर आप सोचते हो कि एक पढ़ने से काम चल जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है। और शायद पहले अटैम्प्ट में मैंने ये भी गलती भी की कि मैंने अपना सारा टाइम पढ़ने में लगाया, तो वो शायद सही नहीं था। तो मेरे हिसाब से 8-10 घंटे सफिशेंट है अगर आप लगातार लगे रहें। घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लगातार लगे रहें, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने उत्साह को बनाए रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने आत्मविश्वास को ना गिरने दें, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी के लिए वो 7-8 घंटे में भी हो जाता है, किसी के लिए 5-6 घंटे भी बहुत होते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना है, आपको कितना और इम्प्रूव करना है। तो बाकी लोग क्या बोलते हैं उस पर ना जाएं, अपने आप का आत्म विश्लेषण करें, सेल्फ इवैल्यूएशन करें, उसके बाद एक डिसीजन लें। और जैसा आपको लगता है कि हाँ कमी पड़ रही है, तो आप घंटे बढ़ा दें, अपनी सेटिंग बढ़ा दें। Do you think examination is more analysis oriented now rather than fact oriented? हाँ, ये थोड़ा सा पिछले टाइम में हुआ है, खासतौर से जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है। क्योंकि पहले खासतौर पे जो 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते, 2-2, 4-4 नंबर के, उनमें डायरेक्टली फैक्ट पूछ लिए जाते थे। तो कई बार आप अखबार ध्यान से ही पढ़ते हैं, न्यूज़ ध्यान से देखते हैं, फिर भी आपसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो अब वो नहीं है। 10-12 नंबर के क्वेश्चन में आमतौर पर वो आपका लाइफ के प्रति, आपका सरकार के प्रति, आपका समाज के प्रति नज़रिया देखते हैं कि आप समस्याओं से कैसे जूझते हैं, उनको हल कैसे करते हैं। तो अब उसमें एक एनालिटिकल माइंड और एक तार्किक सोच की आवश्यकता है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आपके ज्ञान के साथ। आप अपने ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो अब के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिखता है पहले की बजाय। Did you use internet? How helpful was it? आज के दिन इंटरनेट एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है कि जहाँ पर हर सूचना, हर इन्फॉर्मेशन, हर ज्ञान जितना भी अवेलेबल है, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है और हर किसी को है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था कि दिल्ली में कोचिंग लेनी है तो आपको पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको इतनी दूर चल के आना पड़ेगा, यहाँ पे घर लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अब नहीं है। एक इंटरनेट ने ये सारे जो बैरियर्स थे, जो एक वो हटा दिए हैं। आप चाहे गाँव में रहते हो, अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके पास सारा मटेरियल उपलब्ध है। एनसीईआरटी की सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऐसे ही हर जो सूचना है, हर एक अखबार का आज एक ई प्रिंट, ई कॉपी अवेलेबल है। चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे कोई भी अखबार हो, वो आज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इंटरनेट ने बैरियर हटा दिए हैं और अवश्य ही इसका लाभ मेरे को भी हुआ है। क्योंकि तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता था कि हम दिल्ली में नहीं होते थे, या मे भी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो इंटरनेट ने उस टाइम पे काफ़ी हेल्प की है मेरे को, खासतौर पे नौकरी के टाइम पे, जहाँ पे मैं जॉब में था। Is joining coaching institute indispensable for clearing the exam? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ासतौर पे जब आज के दिन इंटरनेट जब आ गया है और हर एक सूचना और हर एक जानकारी जब उपलब्ध है इंटरनेट के ऊपर, तो उस माहौल में मेरे को नहीं लगता कि इंटरनेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अहम चीज़ रह गई है। आपको हर जगह मार्गदर्शन उपलब्ध है, ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, सबके इंटरव्यूज़ आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपको बुक की लिस्ट मिल जाती है ऑनलाइन। तो मेरे को नहीं लगता कि आज के दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट उतना ज़रूरी है, और मेरे को लगता है कि इनका महत्व अब कम भी हो रहा है साथ साथ।
Which resource is the most relevant to update day-to-day knowledge as well as backgrounds of events and how? अखबार और टीवी, और साथ साथ आज जो नया एक रिसोर्स उभर के आ रहा है, इंटरनेट। अगर इवन अगर आप अखबार आज का छूट जाता है आपका, या आप खबर नहीं देख पाते हैं, तो इंटरनेट आपको वो सुविधा देता है, वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसको दोबारा से देख पाएँ। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप अखबार डेली पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में शुरू से लेके अंत तक उस मुद्दे के बारे में पता होता है। तो अखबार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरे को लगता है सबसे ज़रूरी। वह ये सोर्स हमेशा रहेगा और था कभी भी। तो पहला वरीयता मैं इसको दूंगा। बाद में इंटरनेट तो ऑब्वियसली है आज के दिन। What type of mindset should the candidates keep to handle evolving pattern of IAS exam? अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो कैंडिडेट को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ऐसा पैटर्न होगा, ये मटेरियल रहेगा, ये सिलेबस रहेगा तो ही मैं इसको कर पाऊंगा। अपने आप को दिमाग खुला रखना चाहिए कि कोई भी ये एग्ज़ाम एक तरह से चैलेंज है, तो इसको एक चैलेंज मान के करना चाहिए कि हाँ, ये मेरा लाइफ में एक गोल है, चाहे इसके लिए कुछ भी आए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरे को पढ़ना ज़्यादा पड़े, चाहे ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़े, तो मैं करूँगा। अब मतलब कैंडिडेट के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरा मैथ्स कमज़ोर था, मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, मेरी हिंदी कमज़ोर थी, इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को नहीं कर पाया। हर एक एग्ज़ाम की कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मे बी वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट वो हैं, तो आपको भी उस तरह से अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए थोड़ा सा इसमें, कि कुछ चेंज हो गया कल को तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। जैसे कि बाकी कैंडिडेट तैयार होंगे तो मैं भी वैसे ही तैयार हो जाऊँगा उसके लिए। Please enumerate the do's and don'ts for preparation of IAS exam. IAS एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे पहला अगर मैं कहूँ जो डूज़ अगर आपकी लिस्ट में होगा तो वो है सतत मेहनत, कंटिन्यूस हार्ड वर्क। क्योंकि ये एग्जामिनेशन इंटेलिजेंस का बिल्कुल भी एग्जामिनेशन नहीं है। अगर आप इस एग्जामिनेशन में देखेंगे तो जो मेरे जैसे जो हैं कैंडिडेट्स, वो छोटे शहर से भी आते हैं। जो कई जैसे टॉपर टीना डाबी हैं, वो एक बड़े शहर दिल्ली जैसे शहर से भी आई हैं। रूरल एरिया से भी आए हैं लोग बाग। अपने देश के जो फार अवे प्लेसेस हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ से भी लोग बाग आए हैं। तो हर जगह से लोग बाग आए हैं, लेकिन उन सब में एक ही कॉमन बात है कि उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया, दूसरा उस पर लगातार लगे रहे। ऐसा नहीं है कि आप 5 महीने पढ़ लिए जम के उसके बाद आप सोचें कि हाँ आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करते, आप चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, आप लगे रहो उसमें लगातार। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरा ये चौथा अटैम्प्ट है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और इसीलिए मैं आपके सामने हूँ आज।